हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। तो थंबनेल तो आपने देख लिया। जैसे आप सब जानते हो ना कि मैंने कभी स्टिचिंग नहीं सीखा है, मतलब मैं कभी स्टिचिंग क्लास जाना तो दूर है, मतलब उसके सेंटर का कभी चेहरा भी नहीं देखा। बट मुझे शुरू से ना काटने पीटने का, मतलब चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। इस तरह से करते करते मैंने स्टिचिंग सीखा। बट मेरी तरह आई थिंक बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी या बहुत सारी ऐसी टीनेज होंगी जो सिलाई सीखना चाहती है। हो सकता है या तो उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती हो या फिर उनके आसपास कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है। तो मैंने सोचा कि जिन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके मैंने थोड़ा बहुत सिलाई सीखा है, अब मैं कुर्ता बहुत अच्छा सिल लेती हूँ। ब्लाउज़ में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, तो जब मुझे ब्लाउज़ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तब मैं उसके ऊपर भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज मैं बिल्कुल छोटे छोटे गोल्डन रूल्स आप बोल सकते हो या हैक्स बोल सकते हो, टिप्स बोल सकते हो कि किस तरीके से आप एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ता बना सकते हो उन टिप्स को फॉलो करके। एंड ये सारी एक मैं बोलूँ बिना सिलाई वाली दीदी आपको जो है सिलाई की टिप्स दे रही है। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप है कि देखो हम क्या करते हैं ना, जैसे मैं बहुत किया करती थी, क्योंकि आयरन के साथ ना मेरी बहुत गंदी दुश्मनी है। मतलब जब भी मैं आयरन करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े जल जाएंगे, या तो मुझे फोबिया है या फिर ये मेरे साथ होता है। बट आप जब भी कोई कपड़ा लेके आते हो, चाहे वो सिफॉन का हो, जॉर्जेट का हो, सिल्क का हो, किसी भी मटेरियल का हो, सबसे पहले आपको उसको आयरन करना है। आयरन करने से क्या होता है, आपके कपड़े में एक जान आती है, उसमें कोई क्रीजेस नहीं रहते हैं, जिससे आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब हम बिना आयरन किए हुए कपड़ों की कटिंग करते हैं एंड उसमें क्रीजेस रहते हैं, तो मे बी जो हमारा सिलाई का मार्जिन है या फिर जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो बहुत क्लियरली नहीं आती है। क्योंकि अब मैं बहुत दिनों से सिलाई कर रही हूँ, तो इतना तो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि सिलाई में 19-20 का भी फर्क बहुत नजर आता है। बट अभी आप सिलाई करो, आप सबसे पहले एक अच्छे से आयरन कर लो, आप देखोगे कि आपकी जो कटिंग है बहुत ईजी हो जाएगी। है कि आपको कुर्ते का पैटर्न डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए, मतलब स्लीवलेस चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, कैजुअल वेयर चाहिए, या फिर आपको बस एक सिंपल सा कुर्ता चाहिए। जब आपके माइंड में ये क्लियर रहती है कि आपको किस पैटर्न का कुर्ता चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक लेके हो। बट सपोज ऑलरेडी आपके पास कोई फैब्रिक पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास ये पिंक कलर का, मैं आपको दिखाऊंगी कुर्ता का आउटकम भी कैसा है। ये पिंक कलर का कुर्ता लगभग कपड़ा लगभग 1.5 साल पहले से पड़ा हुआ था, मुझे बस ये अच्छा लगा था, रैंडमली मैं उठा के ले आई थी, कुछ सोच के नहीं लाई थी। तो ये 2 मीटर मेरे पास फैब्रिक। ऑलरेडी आपके पास कोई फैब्रिक है, तो आपके पास जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न चूज करो। सपोज आप कोई ऐसा पैटर्न चूज करो जिसके लिए आपके पास एनफ मटेरियल नहीं है, एनफ सोर्सेज नहीं है, तो उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी कुर्ता में किसी तरीके का टोन है, जैसे लाइक मेरा जो ये कुर्ता है ये बेबी पिंक में है एंड इसमें एक रेड कलर का टेंट है या टोन है, इसमें लाइट शेड भी है एंड डार्क शेड भी है, तो मुझे इसके साथ कुछ मर्ज करना था एंड मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप में बनाना है, थोड़ा हेवी साइड में बनाना है, बट उसमें एक एलिगेंस भी रहे। तो अगर मैं चाहती तो इसमें डार्क रानी पिंक चूज कर सकती थी, या फिर कलर व्हील को अगर आप उठाओगे तो रेड भी इसके साथ बहुत अच्छा से जाता। बट ये पेस्टल है, पेस्टल बेबी पिंक है, तो मैं इसमें एक क्लासी, एक एलिगेंस, एक रॉयल रीगल लुक क्रिएट करना चाहती, तो इसके साथ मैंने कंबाइन करा सी ग्रीन कलर का। ये आप देख रहे हो मेरे पास एक कपड़ा था, जैसे ही मैंने इसको देखा था कपड़ा मैंने ले लिया था। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मुझे कोई फैब्रिक अगर रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है एंड मुझे लगता है कि मैं इसका कुछ रीयूज कर लूंगी, तो मैं वो उसको ले आती हूँ। तो ये फैब्रिक भी मैं ले आई एंड मुझे लगा कि बेबी पिंक के साथ में ये जो सी ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड इसमें गोटा पट्टी का वर्क था, तो ये भी आपको देखना है कि जो आपका फैब्रिक है, कुर्ती का फैब्रिक एंड उसमें जो आप एडिशनल फैब्रिक लगा रहे हो, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रहना चाहिए। सपोज कोई कॉटन का फैब्रिक है एंड आप उसमें सिल्क का कोई कपड़ा लगाओगे तो मे बी वो उतना अच्छा ना लगे, बट कॉटन में अगर आर्ट सिल्क या फिर जो कुर्ते की या फिर जो फैब्रिक की साइन है, उस तरीके से आपको कपड़े को मिक्स मैच करना है। बहुत ही छोटा सा टिप है, बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। देखो सिलाई बहुत कुछ बेसिक टिप्स के ऊपर डिपेंड रहती है, लाइक उसकी थ्रेड की क्वालिटी, उसकी सिलाई या फिर उसकी फिनिशिंग, ये सिलाई के कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो जब पहले मैं क्या करती थी, जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था एंड यूट्यूब देखने का भी मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता था ऑनेस्टली, क्योंकि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो जब वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा स्टिचिंग वीडियोस नहीं देखा करती, मैं स्किन केयर रिलेटेड वीडियो देखती थी। अब जब थ्रेड लेने जाते हो तो आपको एग्जैक्ट टोन का अगर थ्रेड नहीं मिलता है, उससे लाइट टोन का अगर आपको थ्रेड मिलता है या उससे डार्क टोन का आपको थ्रेड मिलता है, तो आपको कौन सा थ्रेड पिक करना चाहिए। हमेशा आपको डार्क कलर का थ्रेड जो है
पिक करना चाहिए। आप देख रहे हो कि जब लाइट कलर का हम थ्रेड पिक करते हैं जो हमारे एग्जैक्ट कपड़े के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो जब वो सिलाई होती है ना तो वो कपड़े से उभर के दिखती है। बट हमेशा हमें अपने धागे को अपने कपड़े के साथ में ब्लेंड करना है। तो आप जब डार्क कलर की धागे को चूज करोगे एंड सिलाई करोगे तो आप देखोगे कि वो कपड़े के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप डार्क शेड के साथ में जाएं। अगर एग्जैक्ट टोन का आपको थ्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको जो मैंने डिजाइन करा है तो इसमें मुझे एग्जैक्ट टोन नहीं मिल रहा था, तो मैंने बर्गंडी का जो थोड़ा सा डार्क शेड था उसको चूज करा, जैसे आप साइड में देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको धागे को मिक्स मैच करना है। कोई कुर्ता में आप पैच लगा रहे हो तो पैच को आपको बिना सोचे समझे नहीं काटना है। जैसे कुल अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर प्लेन पैच लगा रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर आपके फैब्रिक में कोई डिजाइन है, कोई ऐसा वर्क है तो उसको आपको देख के कट करना है। सपोज देखो ये जो मेरा पैच था जो मैंने पिंक कलर की कुर्ता में लगाया है, तो इसमें जो डायरेक्शन है मोर के वो नीचे की तरफ मतलब जा रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाती तो देखो ये बिल्कुल उल्टा लगता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनियर के लिए है। अगर कोई प्रो है इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हो आप। तो हमेशा आपको डायरेक्शन को फॉलो करना है, देन अपने पैच को जो है कट कर। बनाते वक्त इस कुर्ता को बनाते वक्त ही मुझसे गलती हुई थी, तो सोचा इसमें इंक्लूड करती हूँ। जैसे मैं बिल्कुल फ्लो में वीडियो शूट कर रही थी एंड मैंने क्या करा कि काफ्तान कुर्ता में बना रही थी एंड इसमें मुझे पैच लगाना था, बट बाय फॉल्ट मुझे याद नहीं रहा कि काफ्तान का सामने का और बैक का नेक एक साथ कट होता है। बट अदर कुर्ता में ऐसे नहीं होता, हम बैक का नेक कट कर देते हैं, उसके बाद फ्रंट का जो नेक हमें कट करना रहता है उसके अकॉर्डिंग हम कट करते हैं, या पैच लगाना रहता है तो हम सिर्फ बैक का नेक कट करते हैं। बट इसमें मैंने कट कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरीके से फिक्स करूं। तो जो कटिंग वाला पार्ट था उसको मैंने रखा फ्रंट वाले नेक के ऊपर एंड उसको मैंने पिन से या फिर कच्चा सिलाई करके जोड़ दिया एज इट इज। उसके बाद मैंने पैच को रखा एंड सिलाई करके देन एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने निकाल दिया। तो इस टिप को भी आप फॉलो कर सकते हो कि अगर आप पैच लगा रहे हो बाय फॉल्ट आपसे वो नेक कट हो गया तो सो कटिंग वाला पार्ट अपने फ्रंट पार्ट पे रखना है। उसके बाद में आप जो पैच लगाना चाहते हो उसको पैच लगा दो, बट फुल होकर काम करो कि अगर पैच आपको लगाना है किसी कुर्ता में तो आप उसके नेक को कट चाहती तो ये टिप आपको ना देती मैं आप लोगों से, मतलब इस तरीके से हो सकता है बहुत स्मार्टली मैं निकल जाती, बट मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं जो करती हूँ वो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरी ऑडियंस के साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन होना, एक फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो जैसे इसको बोलते हैं सेल्वेज एंड। ये आपको इस कुर्ता की जब कटिंग मैं कर रही थी तो उसमें मैंने बताया। तो ये जो है ना आप देखो कि जितने भी प्रोफेशनल टेलर रहते हैं या फिर आप बुटीक डिजाइनर बोलते हैं तो ये सेल्वेज एंड को हमेशा हमको कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनटाइडी, अनफिनिश एंड अनप्रोफेशनल लुक देता है। बट मुझे इस कुर्ता के जो विथ है उसको कम नहीं करना था एंड इसके जो सेल्वेज एंड है ना बहुत ज़्यादा अनटाइडी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसका प्रिंट वैसा था तो इसके साथ ये मर्ज हो जा रहा था। बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कुर्ता को कट करते हो या कोई भी फैब्रिक कट करते हो उसमें कोई सेल्वेज एंड है सो प्लीज़ उसको आप कट करें। उसके और टिप मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे, उसको भी आप है कि आप कपड़े की कटिंग कैसे करो, लाइक इसको कैसे फोल्ड करना। तो देखो सिंपल सा हम सब जानते हैं कि पहला फोल्ड जो है ना इस तरीके से हम 2 फोल्ड रखेंगे, 1 और 2, और दूसरा फोल्ड हम लोग क्या करते हैं इस तरह से करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आपकी कपड़े की जो लेंथ है आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली छोटी हो जा रही है, मतलब कुर्ते की लेंथ बहुत कम होगी, स्लीव के लिए, गला के लिए कपड़ा बहुत मुश्किल से निकलेगा। और अगर हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हैं ये सही तरीका है, लेकिन अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हो तो उसमें सिर्फ एक सिंपल रिक्वायरमेंट है या कंडीशन है, जो आपकी चेस्ट है, सपोज आपकी चेस्ट 12 इंच है तो वो उसके बराबर या फिर उससे 1 इंच ज़्यादा आनी चाहिए। तो मैंने इसको मेजर करा, ये अप्रॉक्स 15 इंच है। इसका भी रीज़न है क्योंकि ये 60 पना का है, तो इस तरीके से आप फोल्ड करें। दूसरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है ना कि दीदी हम कैसे समझे कि लंबाई में जो कपड़ा कैसे फोल्ड करना है और चौड़ाई में कैसे फोल्ड करना, मतलब लेंथ में कौन सी तरफ जाएगी एंड विड्थ में कौन सी तरफ जाएगी। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो देखो आप सिंपली जब इस कपड़े को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, स्टिफनेस है इसमें। बट अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ ना, अब एक कपड़ा से इसमें पकड़ के दिखाती हूँ, ये देखो इसमें एक स्ट्रेच आपको दिख रहा होगा। तो जिस साइड में स्ट्रेच आता है वो आपको चौड़ाई में रखना। ये देखो स्ट्रेच आ रहा है ना, जैसे मुरेब की पट्टी काटते तो जिधर से स्ट्रेच आता है उधर से फोल्ड करते हैं, और जहाँ पे स्ट्रेच नहीं आ रहा है वो लंबाई में जाएगा। चेस्ट का माप ले लिया तो उसके कितना नीचे जो है कमर का नाप आएगा, तो ये मेरा चेस्ट का नाप है तो इसके यहीं से मैं रखूंगी और यहाँ से 7 इंच नीचे कमर का माप आएगा। ये देखो 7 इंच पे मैंने मार्क किया,
फिर इसके 7 इंच नीचे हिप का मार्क आएगा, तो ये 14 पे मैंने मार्क किया। नाउ अगर आपका चेस्ट 12 इंच है, लाइक 36 है या 34 है, 32 है, जो भी है, तो यहाँ पे मैंने 12 लिया है, 36 का चौथा भाग, तो कमर में उससे 1 इंच कम लूंगी, 11 इंच, और फिर हिप में मैं 12 इंच ही लूंगी इस तरीके से। और मार्किंग हमेशा रॉन्ग साइड में करनी है। आप स्केल की मदद से, मैं इसी तरह यूज टू हो गई हूँ, इस तरीके से इस लाइन को हम ये मिला। मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि जब भी हम स्लीव की कटिंग करते हैं ना, अब जब फ्रंट स्लीव हम कट करते हैं तो वो दोनों एक ही साइड में कट जाते हैं, मतलब दोनों हैंड जो है राइट साइड के कट जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, जब भी आप फ्रंट साइड की कटिंग करें, देखो ये राइट में है और ये भी राइट में, मतलब या तो आपके दोनों पल्ले एक दूसरे के ऊपर रखने, सीधे पल्ले एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, या फिर उल्टे पल्ले एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। आई होप यू गेट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोज कि ये सीधा है और इसके ऊपर अगर ये उल्टा रहेगा इस तरीके से, तो दोनों फ्रंट के हिस्से एक तरफ कट जाएंगे। तो आपको इस तरीके से, ये देखो ये बिल्कुल सही था। अब इसको घुमाते हुए है, आप अंदाजे से कट कर लो, अदरवाइज इस तरीके से मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। एस शेप आपको बनाना है, यहाँ पे ज्यादा कर्व नहीं रहना चाहिए, बस 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे जाता है, तो इस तरीके से पकड़ना है और इस तरफ से। तो ये आपका फ्रंट का हिस्सा हो गया। बीच के हिस्से को पकड़ेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे इस तरीके से। आपको और एक मैं तरीका बता रही कि जोड़ते वक्त आपसे गलती ना हो, आप यहाँ पे लिख दो फ्रंट या फिर टिक मार्क, तो इससे पता चलेगा जब आप जोड़ोगे तो ये फ्रंट का फ्रंट में ही आ रहा है। उस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो ब्लू से मैं लिख रही हूँ फ्रंट, ये फ्रंट मैंने लिखा और यहाँ पे टिक मार्क दे दिया। तो अब जोड़ोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट छोटे छोटे। आप कोई कुर्ते में पैच लगाते हो, गला लगाते हो, ये थोड़ा कैमरे के एंगल के कारण आपको वो नेक थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, बट वो है नेक बिल्कुल सीधा। तो आप अगर इस तरीके के फैब्रिक से वर्क कर रहे हो, लाइक जॉर्जेट, शिफॉन, तो ये बहुत डेलिकेट फैब्रिक रहता है। एंड अगर आप बिगिनियर हो, आप ऐसा सोचोगे ना कि हम फटाफट मशीन पे लगा दें, तो वो एक तरफ तिरछा भागेगा, क्योंकि आप उतना यूज टू नहीं हो, उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरीके से, देखो जैसे मैंने पिनिंग की है, ऑल ओवर आपने पिन कर लेना है। एंड दूसरा ट्रिक मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे ये देखो ये मुड़ा हुआ है, बट इस पर आयन भी अच्छे से नहीं चलेगा, तो सही लग रहा है कि नहीं, ये आप कैसे पता करो? आप एक अपने गले का मिडिल ले लो, ठीक है, सपोज ये मेरे गले का मिडिल है। अब ये मिडिल से मैं इधर मेज़र करूँगी कि ये आ कितना रहा है, अप्रॉक्स 5 इंच के लगभग में आ रहा है। फिर आपको इसी मिडिल से इधर मेज़र करना है। ये देखो ये मिडिल हो गया, मेरे एक हाथ में कैमरा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो ये मिडिल हो गया, तो इधर भी अप्रॉक्स 5 इंच के लगभग आ रहा है। तो दोनों साइड में आपका अगर बिल्कुल बराबर आता है तो सोच लो कि आपका योग जो है बिल्कुल सही लग रहा है। मैंने पैच बहुत ही ईजिली लगा दी है, बट अगर आप बिल्कुल बिगिनियर हो तो आप क्या कर सकते हो, ये मिडिल है ना, सपोज ये मेरे नेक का मिडिल है, और सिलाई सबसे बड़ी वाली सिलाई हम रखेंगे, जैसे 4 इंच या 5 पे होती है ना जनरली, ये नीचे करेंगे और इसको घुमाएंगे तो ऐसे हो जाता है। उसके बाद में मैं आपको, बस मेरा हो गया, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से, इस तरीके से आप बड़ी सिलाई बीच में लगा दें, जिससे ये पैच जो है ना फिक्स हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी पैच को फिक्स करने में। तो ये भी एक टिप है ना। ये जो गोलाई देते हैं आर्म होल की, वो कहाँ पे करनी है? तो जो भी आप ये कंधा लेते हो, जैसे मैंने 7.5 लिया है आज, ये देखो, तो 7.5 का हम आधा लेंगे, 3.5 इंच से 2 सूता मेरा ज्यादा आया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक मार्क कर दे, फिर यहाँ पे 1 इंच इस तरीके से रखें ये। उसके बाद में हम हल्की हल्के हाथों से धीरे धीरे हम यहाँ पे गुलाई देंगे इस तरीके से, और ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, ये बिल्कुल शार्प होते चला जाएगा। ये देखो, मतलब ये इस लाइन में मिल जाएगा इस तरीके से। अब अंदर का जो आर्म होल रहता है, यहीं पे ये जो ऊपर से हमने स्टार्ट करा है, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ से आपको, मैं बिगिनियर, मैंने कैसे प्रैक्टिस करा था, तो मैं यहाँ से लाइन खींचती थी, ऐसे धीरे धीरे लेके आती थी स्लांट लाइन। उसके बाद में ये अंदर की तरफ से गुलाई दिया और फिर इस लाइन में मिला दिया। तो ये आपका फ्रंट आर्म होल हो गया और ये बैक आर्म होल हो गया। आपके पास में अगर वो स्केल है कर्व वाली, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ये जो फ्रंट में लाइन खींच रहे हो ना, ये बिल्कुल ऊपर तक नहीं जाएगी, यहाँ से आते हुए
इस लाइन के साथ मिल जाएगी, ये जो हमने तीरे वाला लाइन खींचा है। आप अगर बिगिनियर हो एंड आपको जो आपकी कुर्ता की लेंथ है या स्लीव की लेंथ है या योक की लेंथ है, किसी भी चीज की लेंथ हमेशा आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले, क्योंकि आप एग्जैक्टली आपको जितना चाहिए एंड उतना ही लेंथ लोगे। तो स्टार्टिंग में हम उतने प्रो नहीं रहते हैं, तो अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको एक्सेस को आप ट्रिम कर सकते हो। बट अगर आप एग्जैक्टली उतना लोगे एंड आपसे वो गलती होती है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप बिगिनियर हो एंड कुछ भी आप कट कर रहे हो लाइक स्लीव, दामन या फिर मार्जिन, तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा लो एंड जब आपको लगे कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आप ट्रिम भी कर सकते हो। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके मैंने बनाया है कुर्ते का लुक। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये कुर्ता कैसा बना है, जस्ट टू शो कि। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपसे कुछ गलतियां होंगी, एक ही बार में कोई पायलट नहीं बन जाता, डॉक्टर नहीं बन जाता, हम ट्रेनिंग कर करके सीखते हैं। तो आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आ रहा है पहना हुआ। और ये जो कुर्ता है ना बिल्कुल धासु धाकड़ बना है। एंड तो इसकी वीडियो जो है ना, मैं समर के लिए कुछ ड्रेसेस डिजाइन कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मतलब ये इतना यूनिक ये बना है ना, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब 1 वीक 7 से 8 दिन मुझे लगेंगे सारे कपड़े स्टिच करने में। आने के पहले मेरी ये 3 प्रीवियस वीडियो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छा काम कर पाऊँ। एंड प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या मुझे वीक में 2 लॉन्ग वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। एंड शॉर्ट्स जो मैं डेली 2 शेयर कर रही हूँ, वो एक शॉर्ट्स में सोच रही हूँ कि शेयर करूँ। तो प्लीज़ अपने फीडबैक अगर आप दोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।